तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का लवण, जो कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, उससे आगे की जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपका केमिस्ट्री अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ा रहे हैं, जिसमें से हमने आपको अम्ल पढ़ा दिया, क्षारक क्या होता है ये समझा दिया, लवण का पार्ट वन जिसमें लवण क्या होते हैं और कुछ विभिन्न महत्वपूर्ण जो लवण हैं उनके निर्माण की विधियां, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सारी चीज़ें समझा दिया है। आज हम लोग यहाँ पर जो बचे हुए आपके लवण यानी साल्ट हैं उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा आपका साल्ट खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारा ये जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे धावन सोडा क्या होता है, खाने का सोडा क्या होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि केमिस्ट्री में हर साल पूछा जाता है क्या होता है, इनके भौतिक रासायनिक गुण, इनके उपयोग, सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए हम इस साल अपने इस चैनल पर यूपी बोर्ड 2026 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम पूरा का पूरा यहाँ पर मैथ और साइंस शुरू से पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको विरंजक चूर्ण तक पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। नाम लिख देते हैं इसका, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ठीक है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें, यहाँ पे लिख भी देते हैं, सारी चीज़ें हम आपको लिख लिख कर समझाएंगे ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम इसका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम, उसके बाद बाई कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बोनेट। ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बात कर लेते हैं इसके अणुसूत्र का। ठीक है। अणुसूत्र, अणुसूत्र क्या होता है इसका, NaHCO3। ये होता है आपका इसका अणुसूत्र, यानी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसके बनाने की विधि क्या है। ठीक है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं या बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसके निर्माण की विधि क्या है। क्योंकि देखिए पेपर में अधिकतर निर्माण की विधि ही पूछता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे निर्माण की विधि, यानी इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है। इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसमें यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो निर्माण होता है वो सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से यहाँ पर हमारा बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अब हम आपको समीकरण से समझाएंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है
कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में क्या कर दे हम लोग, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करा दे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा होगा। अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण की, रासायनिक समीकरण यहां पे लिख देंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, तो हमने सबसे पहले आपसे कहा कि सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होता है वो होता है NO2CO3। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित कराते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जलीय विलयन का नाम लिया है मतलब जल आएगा H2O, फिर प्लस इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे मतलब CO2। प्रवाहित कराने पर क्या बनता है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है मतलब NaHCO3 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा समीकरण है देख लेते हैं क्या ये संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 ठो सोडियम है, तो यहाँ पर 2 ठो सोडियम कर देते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो है, 2 ठो हाइड्रोजन हो गया। कार्बन कितना है, 1 और 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन हो गया। और 2 तिहाई 6, इधर 6 ऑक्सीजन बन रहा है, इधर देखिए 3 और 1 4 2 6 यानी 6 ऑक्सीजन है। तो ये हमारा समीकरण जो है वो पूरी तरीके से आपका संतुलित है। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं, ये है आपका सोडियम, यहाँ पर कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका जल है, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे ही हम लोग खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। तो निर्माण की विधि आपको समझ में आई। कहा है कि सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये आपका बेकिंग सोडा का हम लोग निर्माण विधि आपको बता चुके हैं। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसका भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण को समझते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसका भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका रासायनिक गुण। हम आपको हर एक चीज़ एकदम डिटेल में समझाएंगे, बस पूरी वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। ठीक है, आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भौतिक, उसके बाद यहाँ पर गुण। भौतिक गुण हमने आपको बताया था ऐसे गुण जिनको हम लोग आँखों से देखकर या स्पर्श करके अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसको समझते हैं, तो वो हमारा भौतिक गुण है, यानी फिजिकल आपका प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या होता है, पहला या कहें कि ऐसे ही आपको बता दें, सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है वो सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में विलय होता है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे लिखेंगे बाई कार्बोनेट, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में विलय होता है, जो जल में, यहाँ पे लिख देंगे विलय होता है। ठीक है, यानी जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगर हम लोग उसको जल में घोलेंगे तो वो आराम से जल में घुल जाएगा।
खाने वाला जो सोडा होता है, जो आपका भोजन पकाते समय, जैसे आपके घर में अगर मान लेते हैं शादी विवाह पड़ जाता है तो उसमें खाने वाला सोडा डाला जाता है। आप मार्केट में जाओगे, बोलोगे हमको खाने का सोडा दे दीजिए, वो सफ़ेद पाउडर आपको क्या करेगा वहाँ पर दे देगा, ठीक है। अगर उसको आप भोजन में मिलाकर उसको मतलब एक तरीके से पका दोगे तो जो आपका जैसे पूड़ी हो गया, बड़ा अच्छा फूलता है उससे, जिसकी वजह से उसको डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मिठाई बन रहा है तो उसमें भी क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। आपने उसको देखा होगा आपके घर में, आप पूछोगे खाने वाला सोडा क्या होता है, तो खाने वाला सोडा आप देखोगे कि यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर होता है, सफ़ेद रंग का, आपको मतलब कि आराम से दिख जाएगा, ठीक है। आप देखना चाहोगे तो जो जल में विलय होता है, अगर हम उसको जल में घोल देते हैं तो वो जल में आसानी से क्या करता है, घुल जाता है, ठीक है। ये इसके क्या है, भौतिक गुण। यानी ये देखने में सफ़ेद होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, और जल में अगर आप इसको घोल दोगे तो ये जल में क्या हो जाएगा, आराम से घुल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रासायनिक गुण के बारे में। यहाँ पे रासायनिक गुण, देखिए रासायनिक गुण में अगर हम सबसे पहले बात करें ऊष्मा का प्रभाव, सबसे पहला इसका क्या गुण होता है, ऊष्मा का प्रभाव। यानी इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव। देखिए ऊष्मा के प्रभाव में अगर हम बात करें कि अगर इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म कर देते हैं, यानी इसका टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जो आपका खाने का सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यानी ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में, यानी जिनसे मिलकर बना था वो उसी में क्या होता है, टूट जाता है, अगर हम लोग इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं। जैसे अगर इसका रासायनिक समीकरण देखें तो हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर ऐसे गर्म कर देंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो ये आपका बनेगा सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3। इसके साथ साथ जल H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, सोडियम, यहाँ पे नाम भी लिख देंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। उसके बाद यहाँ पर जो बना है वो है आपका सोडियम कार्बोनेट, फिर हमारा बना है जल, यहाँ पर H2O है, फिर हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो ऊष्मा का प्रभाव है वो हमने आराम से पढ़ लिया। तो ऊष्मा के प्रभाव में क्या था कि अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म करते हो वो अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऊष्मा का प्रभाव पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं जल अपघटन। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और आपको समझाते हैं कि जल अपघटन क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ जल अपघटन, ठीक है। तो अगला जो हमारा रासायनिक गुण है दूसरा वाला वो है जल अपघटन। अब ये जल अपघटन क्या होता है, तो देखिए अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन करते हैं तो हमको मिलता है क्षारीय विलयन, ठीक है। हमको क्या मिलता है, क्षारीय विलयन मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रासायनिक समीकरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं। तो देखिए कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन से मतलब होता है जल से अभिक्रिया करवाते हैं। तो जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये हो जाएगा H2O, ठीक है। अब होगा क्या
कि यहाँ पर जो हमको मिलेगा तो कह रहा है कि हमको क्षारीय विलयन प्राप्त होता है, मतलब एक तरीके से क्षार प्राप्त होता है। वो क्षार दो तरीके के हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक मिलता है आपका दुर्बल क्षार और एक मिलता है आपका प्रबल क्षार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी बात करें CO3 और H2O, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखिए H2 और CO3 को ले लेते हैं तो हमारा दुर्बल क्षार बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं यहाँ पर? कार्बोनिक अम्ल। तो यहाँ पर आप कहोगे सर ये तो क्षार नहीं मिल रहा है, अम्ल मिल रहा है। देखिए क्षार के साथ ये अम्ल भी देगा, क्यों? क्योंकि एक तरीके का ये क्या है आपका यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये होगा आपका कार्बोनिक अम्ल। यानी ये अम्ल और क्षार दोनों देता है, दोनों क्षार नहीं देता, अम्ल एवं क्षार देता है। अम्ल दुर्बल होता है और क्षार प्रबल होता है। ठीक है, इसमें जो हमारा अम्ल मिलेगा वो मिलेगा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल को हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है कि ऐसा अम्ल जो जल में पूरी तरीके से विलय नहीं होता वो आपका दुर्बल अम्ल होता है, लेकिन जो पूरी तरीके से विलय हो जाता है वो दुर्बल आपका अम्ल नहीं बल्कि प्रबल अम्ल होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला मिला वो मिला कार्बोनिक अम्ल। हमने क्या किया? CO3 और H2O को मतलब मिला दिया। अब यहाँ पर बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा है यहाँ पर NaH और यहाँ पर O बचा है तो ये हो जाएगा NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है आपका? सोडियम, यहाँ पे लिख देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ये क्या है? एक तरीके का प्रबल क्षार है। ये क्या है आपका? प्रबल क्षार। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम लोग क्या करवाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन करवा देते हैं, यानी जल के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, तो ये आपको क्षारीय विलयन देता है जिसमें हमको प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हमने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है आपका यहाँ पर? अगला है अम्लों से अभिक्रिया, यानी जो अगला रासायनिक गुण है तीसरा है अम्लों से अभिक्रिया या अम्लों से क्रिया। ठीक है, तो अम्लों से क्रिया, तो ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो अम्लों से क्रिया द्वारा लवण कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया करवा देते हैं तो हमको लवण मिलता है प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। आप जानते हो कि अगर लवण बनेगा तो उसके साथ जल बनना अनिवार्य है, तो मतलब इसमें जल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग रासायनिक समीकरण की बात करें, रासायनिक समीकरण में क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaH NaHCO3 है। सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अगर हम लोग अम्ल से करवा देते हैं, अम्ल जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा देते हैं, तो इसमें हमको क्या मिलता है? तो सबसे पहले हमको मिलेगा यहाँ पर लवण। तो लवण में क्या हो जाएगा हमारा? सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्योंकि देखिए सोडियम और सल्फर की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये मिलेगा सोडियम सल्फेट, यानी Na2SO4। ये बन गया आपका सोडियम सल्फेट। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि एक तरीके का लवण है, लवण के साथ जल भी जरूर बनेगा, तो हमने H2O बना दिया। फिर कहा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपका क्या करता है? बनता है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब देखिए क्या ये संतुलित है? तो संतुलित होने के लिए देखिए 2 ठो सोडियम है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए,
दो ठो हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दो ठो कार्बन है, तो यहाँ पर दो का गुणा कर दीजिए, दो कार्बन हो जाएगा ताकि ये संतुलित हो जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो ठो हाइड्रोजन है और यहाँ पर दो ठो हाइड्रोजन है, तो चार ठो हाइड्रोजन हो गया। तो दो ठो यहाँ पर गुणा करा दीजिए, तो दो दूना कितना हो जाएगा, चार हाइड्रोजन भी आपका संतुलित हो जाएगा। कैसे, देखिए दो ठो सोडियम, दो ठो सोडियम और दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, दो दूना चार हाइड्रोजन। बात करें ऑक्सीजन की तो देखिए SO4 एक खो है, तो SO4 एक खो है। उसके बाद इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, दो तिहाई छः, तो यहाँ पर इधर ऑक्सीजन दो दूना चार, चार और यहाँ पर दो कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। मतलब जो हमारा ऑक्सीजन है वो पूरी तरीके से संतुलित है, हाइड्रोजन भी संतुलित है, सोडियम भी संतुलित है, मतलब ये हमारा समीकरण संतुलित है। तो हमने आपको बताया कि देखिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करवाता है तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और जब भी लवण बनता है तो उसके साथ जल भी बनता है। तो अगर हम इसका नाम रखें तो ये है आपका सोडियम, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, इसका नाम है सोडियम, उसके बाद यहाँ पर है सल्फेट, और ये है आपका जल, और ये वाला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लिख दीजिएगा कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन डाई ऑक्साइड है एक तरीके का। तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये जो भी रासायनिक समीकरण हम आपको समझा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग अगला आपका रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला रासायनिक गुण है चौथा, वो क्या है आपका धातु लवणों से क्रिया। तो यहाँ पे लिख देंगे धातु लवणों से क्रिया। अगर हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट इससे अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा। तो देखिए विभिन्न प्रकार की धातुएं, जैसे हमारा जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सभी से अगर हम लोग क्या करें, सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करवा दें तो हमको कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है, हमको कार्बोनेट मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पर रासायनिक समीकरण की बात करें, रासायनिक समीकरण से आपको समझाएंगे तब चीज़ें और भी बेहतरीन आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो विभिन्न प्रकार की धातुएं होती हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनेट देती हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण देख लीजिए, जैसे अगर हम लोग कोई धातु लवण लें, जैसे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवा देते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, NaHCO3, इससे अभिक्रिया करवा देते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात क्या बनेगा, तो हमने कहा कार्बोनेट बनता है। तो जिंक का कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, जिंक कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा आपका, जिंक कार्बोनेट, यानी ZnCO3, जिंक कार्बोनेट हो गया। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर सोडियम है और सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट बनेगा, यानी Na2SO4 बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, जल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो जल बन गया H2O। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद CO2, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी हमसे क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो हम लोग बना दिए, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जिंक सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवा देते हैं तो क्या मिलता है? जिंक कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, चलिए इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 ठो हमारा क्या मिला है? सोडियम है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम 2 ठो हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक तो कार्बोनेट यहाँ हो गया, एक CO2 और O CO3 हो गया, 2 ठो हाइड्रोजन था, 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, ZN एक खो है, ZN एक खो यहाँ पर हो गया, 2 ठो सोडियम, 2 ठो सोडियम हो गया, एक खो सल्फेट है, एक खो सल्फेट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा समीकरण है वो पूरी तरीके से यहाँ पर संतुलित है। ठीक है, हमारा समीकरण क्या है? पूरी तरीके से संतुलित है। तो इस तरीके से हमने समझा कि अगर धातु लवणों से अभिक्रिया होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की तो क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोनेट बनता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है आपका? आगे देखिए है उपयोग। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। अगर आप हमारे साथ उतारते हुए चल रहे हो, मतलब एक शॉर्ट नोट बनाते हुए चल रहे हो, बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप हमारे साथ मिलकर अपने नोट्स को बनाओ। ठीक है, और अगर ऐसे देख रहे हो तो ज़रूर कोशिश करिए कि आपके पास पेन पेपर ज़रूर हो। जैसे हम समीकरण यहाँ पे लिख लिख के आपको समझा रहे हैं वैसे आप भी हमारे साथ लिखो। लिखने से क्या होता है कि भले दिमाग हमारा भूल जाए। दिमाग 2 तरीके से काम करता है, एक जो होता है सब कॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं दिनचर्या में अपने माइंड को। ठीक है, उसमें यादें 2 तरीके से हमारे दिमाग में रह जाती हैं। एक ऐसी यादें जो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी, और एक ऐसी जो याद आती रहेंगी फिर भूलते जाएंगे, याद आती रहेंगी भूलते जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे पूछे कि आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, आप हो सकता है बता ले जाओ, लेकिन अगर हम पूछे कि 2 दिन पहले आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको याद ही नहीं है कि हमने क्या क्या किया था। मुख्य मुख्य घटनाएं याद रहेंगी। हो सकता है अगर आपने कुछ अच्छा काम किया हो, कोई अच्छी अचीवमेंट प्राप्त किया हो, वो आपको याद रहेगा, लेकिन हर बातें याद नहीं रहता। बट अगर वही बातें सब कॉन्शियस माइंड में आ जाए, यानी अचेत मन जो होता है, चेतन मन ऐसे कुछ करके बोलते हैं उसको, तो अगर उसमें आ जाए तो आपको चीज़ें भूलेंगे नहीं। जैसे आपका जो नाम होता है वो सब कॉन्शियस माइंड में रट गया होता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके नाम से पुकारेगा आपको तो आपका दिमाग तुरंत एक्टिव होगा और उसकी तरफ देखेगा। ठीक है, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम उस दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो चुका है। मतलब वो ऐसी यादें हैं जिनको आप भुला नहीं सकते। ठीक है, वैसे ही अगर आप लिख लिख कर याद करोगे तो आपका जो दिमाग है वो धीरे धीरे उनको सब कॉन्शियस माइंड में लेकर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को लंबे समय तक याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। उपयोग यानी इसका यूज क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ पर होता है। तो देखिए सबसे पहले ये है कि अमाशय की अम्लता को दूर करने में, अर्थात प्रति अम्ल में। अमाशय की अम्लता को दूर करने से मतलब ये है कि कभी कभी हमारे पेट में गैस बन जाती है। ठीक है, गैस बन जाती है या भोजन अपच हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पेट है, यानी ये वाला पार्ट जिसको हम लोग अमाशय बोलते हैं, यानी पेट होता है जिसमें भोजन संरक्षित रहता है, उसमें हम लोगों को दिक्कत आने लगती है। यानी हमारा जो पाचन क्रिया होता है वो पूर्णतः बाधित होने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रति अम्ल के रूप में, क्योंकि आप जानते हो अमाशय में अम्ल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो प्रति अम्ल के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे पहला आमाशय। आमाशय यानी पेट की अम्लता को दूर करने में, अर्थात प्रति अम्ल में, प्रति अम्ल में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहला तो यूज यही है कि अमाशय की अम्लता को दूर करने में इसका इस्तेमाल
किया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, आग बुझाने वाले जो अग्निशामक यंत्र हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा है आग बुझाने वाले, आग बुझाने वाले यंत्रों में, दूसरा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में। क्यों? क्योंकि देखिए आग बुझाने वाले यंत्र जो होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं, वो जो अपना फोम निकालते हैं, यानी जब आप देखा करो अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, यानी जो सिलेंडर होता है उसमें से जब सफ़ेद सफ़ेद धुआं टाइप निकलता है तो वो करता क्या है कि उन पदार्थों पर जाकर चिपक जाता है जिनमें आग लगी होती है, और वो करता क्या है कि ऑक्सीजन और उस पदार्थ के बीच का जो संपर्क है वो तोड़ देता है, क्योंकि वो एक लेयर बना लेता है। तो यहाँ पर भी ये जो आपका खाने वाला सोडा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, अग्नि और वायु के मध्य अवरोध उत्पन्न कर देती है जिससे आग बुझ जाती है। तो इसी वजह से इसका यूज आग बुझाने वाले यंत्रों में भी किया जाता है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है आपका बेकिंग पाउडर के निर्माण में, यहाँ पे लिख देंगे बेकिंग पाउडर के निर्माण में। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। अगला है चर्म रोगों के निदान में। चर्म रोग का मतलब होता है जो चमड़ी से रिलेटेड रोग होता है। चर्म रोगों के निदान में, चर्म रोगों के निदान में भी इसका यूज किया जाता है। अगला ये है कि कच्चे दूध को मतलब दूध के फटने के समय को बढ़ाने में, यानी कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु, यानी कच्चे दूध जो होता है, यानी कच्चा दूध होता है, आप चाहते को जल्दी से फटकर खराब ना हो जाए तो आप क्या कर दीजिए इसमें, यानी दूध में इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो ये जो आपका कच्चा दूध है वो जल्दी से नहीं फटेगा, ज़्यादा समय लेकर फटेगा। तो वही कह रहा है कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु। तो हमने इसका उपयोग भी पढ़ लिया, बारी बारी से हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस उपयोग अगर पूछेगा तो कम से कम आप 4 उपयोग याद रखिएगा। ठीक है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर 4 उपयोग अगर आप लिख दोगे, अधिकतम 4 ही पूछता ही है, 4 लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए क्या है, पहला हमने आपको बताया अमाशय यानी पेट की अम्लता को दूर करने में। दूसरा हमने कहा कि आग बुझाने वाले यंत्रों में, क्यों? क्योंकि इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो अग्नि और वायु यानी के बीच अवरोध उत्पन्न कर देता है जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। उसके बाद बेकिंग पाउडर के निर्माण में, फिर चर्म रोगों के निदान में, यानी चमड़ी से रिलेटेड कोई रोग हो गया तो उसमें दवाई के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु, यानी कच्चे दूध का जो फटने का समय है उसको अगर आप चाहते हो कि थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आपका ये खाने के सोडा का। तो उम्मीद करते हैं आपको बेकिंग सोडा यानी खाने का जो सोडा होता है जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, उसका यूज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट पूरी तरीके से समाप्त हो चुका। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर अगला आपका यहाँ पर यौगिक। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और फिर अगले यौगिक को लिखते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब अगला यौगिक देख लेते हैं। हमारा जो अगला यहाँ पर यौगिक है उसका नाम है धावन सोडा। धावन सोडा, तो हम लोग अब पढ़ेंगे धावन सोडा के बारे में। ठीक है, धावन सोडा या धोने का सोडा, ठीक है, इसका नाम धोने का सोडा भी है, धोने का सोडा, यानी जिनसे हम लोग कपड़े साफ करते हैं
वही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए सबसे पहले रासायनिक यहाँ पर नाम, अगर हम बात करें रासायनिक नाम का, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये जो डेकाहाइड्रेट है, ये 10 जल के अणु इसके साथ जुड़े रहते हैं, जिस वजह से इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सामान्य नाम जान सकते हैं। तो सामान्य नाम क्या होगा इसका? जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं वही सामान्य नाम होता है। सामान्य नाम इसका क्या होता है? धावन सोडा या सोडा एस। तो इसका नाम क्या होता है? धावन सोडा या सोडा एस। सोडा यहाँ पर एस होता है। ठीक है, उसके बाद या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम होता है या क्रिस्टलीय सोडियम, यहाँ पर कार्बोनेट यहाँ लिख देते हैं कार्बोनेट। ये इसका क्या होता है? सामान्य नाम होता है। तो इसको 2-3 नामों से जाना जाता है। पहला तो ये है आपका कि धावन सोडा, सबसे ज़्यादा फेमस यह इसी नाम से है, धावन सोडा के नाम से। फिर है आपका क्या? सोडा एस, कुछ लोग इसको सोडा एस बोलते हैं, या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। बात करें अगर इसके अणुसूत्र की, अगर हम लोग बात करें तो अणुसूत्र में क्या है आपका? यहाँ पर ये हो जाएगा आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसमें 10 जल के अणु जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम यहाँ पर डेकाहाइड्रेट पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए इंटू 10H2O, यानी 10 आपका H2O इसके साथ जुड़ा रहता है। इसका अणुसूत्र क्या हो गया आपका? Na2CO3 इंटू 10H2O। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका रासायनिक नाम, सामान्य नाम एवं अणुसूत्र जान लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके निर्माण की विधियाँ क्या है। तो देखिए, इसको 3 चरणों से मिलकर बनाया जाता है, यानी इसका जो निर्माण होता है वो डायरेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट अभिक्रिया करवाएं और आपको धावन सोडा मिल गया। इसका जो निर्माण होता है वो 3 चरणों में होता है। तो बारी बारी से हम लोग उन चरणों को समझेंगे और इसको पहले हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देंगे और बारी बारी से जो निर्माण की विधियां हैं उनको समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि निर्माण की विधियां क्या हैं। ठीक है, तो हेडिंग हमारा अगला होगा निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां यानी हम लोग ये जो धावन सोडा है इसके निर्माण को किस तरीके से करते हैं यही समझने वाले हैं। तो हमने आपको बताया पहले ही कि इसका निर्माण 3 चरणों से मिलकर होता है। तो सबसे पहले प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेज क्या होता है इसका, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं, वो बनता है। सबसे पहला चरण यही होता है। यानी अगर हम कहें सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को NaCl से दर्शाते हैं। ये आपका ठंडा होता है, सोडियम क्लोराइड का ठंडा और सांद्र विलयन अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो अमोनिया का मतलब क्या होता है आपका NH3 होता है,
NH3, ये अमोनिया है। और यहाँ पर लिखा है सोडियम क्लोराइड के ठंडा। ठंडा का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है उसमें जल भी होगा, तो जल मतलब H2O, ठीक है, जल हो गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लीजिए, CO2। ये जब अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया के पश्चात हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं। अभी देखिए, पहले ही चरण में आपका धावन सोडा नहीं बनेगा। कैसे बनता है? तो पहला चरण यही है कि सोडियम क्लोराइड के ठंडे सांद्र जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया अगर करवा देते हैं तो हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सबसे पहले बनेगा NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद NH3 और Cl, तो क्या बना लेंगे ये NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है। क्या ये समीकरण संतुलित है? एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम एक खो है, एक खो सोडियम है, एक खो क्लोरीन है, एक खो क्लोरीन है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, 3 2 5 ठो हाइड्रोजन होने चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, 4 हाइड्रोजन यहाँ है, मतलब 5 हाइड्रोजन है हमारे पास। यहाँ पर 3 ठो ऑक्सीजन इस तरफ है, 3 ठो ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन वहाँ पर भी है। मतलब ये हमारा जो समीकरण है वो पूरी तरीके से संतुलित है, ठीक है। तो पहला चरण तो हमारा ये हो गया कि हमारा धावन सोडा नहीं बना, लेकिन खाने का सोडा बन गया। अगर इसका नाम हम लोग करें तो ये है आपका सोडियम, यहाँ पर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद ये है आपका अमोनिया, ये है आपका जल, और इसे तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये बनाया क्या? बनाया हमारा सोडियम हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर क्या बनाया? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, यहाँ पर क्लोराइड, ठीक है। अब दूसरा चरण देखते हैं। अब दूसरा चरण क्या होगा कि जो हमारा प्राप्त सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी ये वाला, इसको हम लोग क्या करते हैं? फिल्टरित करते हैं। फिल्टरित का मतलब होता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों एक ही में बना है, इसको अलग अलग करते हैं, यानी फिल्टर करते हैं, छान कर अलग कर लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं? फिल्टरित करके पृथक कर लेते हैं, और पृथक करने के बाद इसको सुखाते हैं। इसको क्या किया जाता है? सुखाया जाता है, और सुखाकर इसको फिर से गर्म किया जाता है। और जब गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये अपघटित होता है, और अपघटित होकर कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? ये कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा यहाँ पर स्टेप देख लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको अलग करते हैं, यानी फिल्टरित करके अलग पृथक कर लेते हैं। पृथक करने के बाद इसको सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद इसको गर्म करते हैं। और जब इसको गर्म करेंगे तो कार्बोनेट बनाएगा। कार्बोनेट का मतलब ये है कि ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। फिर क्या बनाएगा? जल बनाएगा। फिर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग 2 से क्या करवा दें, गुणा करवा दें, तो ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। नाम अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका कितना? सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। उसके बाद यहाँ पर क्या है?
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद ये वाला क्या है आपका, जल है। और ये क्या है आपका, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये क्या है आपका, कार्बन डाई ऑक्साइड है। तो दूसरा चरण हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे यहाँ पर आपको और चीज़ें समझाते हैं, क्योंकि हमने कहा 3 स्टेज में ये कंप्लीट होता है। तो देखिए अभी भी हमारा धावन सोडा नहीं बना है। अभी हमारा क्या है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टूटा है। सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देंगे और बढ़ेंगे यहाँ पर आगे। चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि इस प्रकार जो आपका सोडियम कार्बोनेट है इसको बोलते हैं अजल कार्बोनेट। अजल कार्बोनेट का मतलब ये है कि इसमें जल नहीं है। तो इस प्रकार प्राप्त जो अजल सोडियम कार्बोनेट है यानी ये वाला, इसका नाम देते हैं हम लोग यहाँ पर सोडा क्षार। इसका नाम क्या है आपका, सोडा क्षार इसको बोलते हैं। इसका हालांकि हम लोग नाम दिए हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तो इसका नाम ही है, बट ये चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि सेल ख़त्म हो गया था माइक का। तो हम आपको फिर से समझा देते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि कहाँ से आवाज़ कटा है, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब हम लोग इसको क्या करते हैं, सुखाकर गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद ये सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। जिसमें से इस सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं अजल आपका सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडा क्षार। ये जो सोडा क्षार है यानी Na2, यहाँ पे लिख देते हैं Na2CO3, यानी जो आपका सोडा क्षार है उसको हम लोग जल में विलय कराते हैं। जल में विलय कराते हैं तो जल में जैसे ही विलय कराएंगे तो जल के जो 10 अणु हैं इसके साथ जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगर हम लोग संतुलित करें तो यहाँ पर हमको 10 लिखना पड़ेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो जो हमारा ये वाला रिजल्ट मिला यही हमारा क्या है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं धावन सोडा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए है सोडियम कार्बोनेट, ये अजल है। अजल का मतलब इसमें जल नहीं है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट है और इसको जल में क्या किया गया, विलय कर दिया गया। और जल में जब इसको विलय कर दिया गया तो हमारा क्या मिला, हमारा मिल गया धावन सोडा। क्या मिला हमको, धावन सोडा, जिसका अगर हम लोग रासायनिक नाम प्रोनाउंस करें तो क्या होगा, सोडियम यहाँ पर कार्बोनेट, उसके बाद डेका हाइड्रेट, ये इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सोडियम कार्बोनेट है जिसे हम लोग धावन सोडा बोलते हैं, उसका निर्माण कितने चरणों में किया जाता है। तो आपको ध्यान देना है इसका निर्माण 3 चरणों में होता है और ये पेपर में पूछा भी जाता है।
तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। समीकरण पूरा सही सही लिखिएगा, भले उसका हिंदी लिखने में थोड़ा बहुत आप मिस्टेक कर दीजिए चलेगा, बट समीकरण आप सही सही लिखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और आगे पढ़ते हैं इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण में हम लोग क्या देखेंगे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या है, भौतिक गुण में पहला गुण इसका ये है, पहला गुण ये है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यानी ये सफ़ेद रंग का क्या है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यानी जो आपके घर में कपड़ा धोने का पाउडर है उसको आप देखो तो वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है, क्रिस्टलीय होता है, यानी इस तरीके से आप भुरभुरा टाइप का होता है। उसके बाद जिसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इसको अगर आप 850 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तब जाकर ये क्या होगा, गलेगा, यानी पिघलेगा, अन्यथा ये पिघलने वाला नहीं है। तो सबसे पहला इसका गुण यही है कि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे लिखेंगे सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे ठोस है, जिसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी इसका गलनांक कितना होता है, लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। पहला गुण आपको समझ में आया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा गुण इसका क्या कह रहा है, दूसरा गुण कह रहा है कि यह जल में विलय होने के पश्चात उष्मा उत्सर्जित करता है। यानी ये उष्मा को बाहर निकालता है। वैसे भी आप देखो, अगर आप पाउडर ले लो हाथ में थोड़ा सा, जिससे आप कपड़ा साफ करते हो, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और पानी डाल के अपने हाथ पर ऐसे रखिए, कुछ देर के बाद आपका हाथ जलने लगता है। क्यों, क्योंकि जब ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो उष्मा उत्सर्जित करता है। यानी ये जो अभिक्रिया होता है ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया होता है, उष्माक्षेपी। तो यही कह रहा है कि यह जल में विलय होता है तथा जल में विलय होने के पश्चात उष्मा उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यह जल में विलय होने के पश्चात, यानी जल में जब घुल जाता है, होने के पश्चात उष्मा उत्सर्जित करता है। आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो कि यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो सामने वाला समझ जाएगा कि उष्माक्षेपी बोल रहा है तो जाहिर सी बात है अभिक्रिया होगा तो उष्मा निकलेगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि यह जल में विलय होकर उष्मा उत्सर्जित करता है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है आपका, तीसरा यहाँ पर यह है कि जो निर्जल सोडियम कार्बोनेट है वो चूर्णित अवस्था में, यानी जब वो चूरा के रूप में होता है, भुरभुरा टाइप का होता है, तो इसे हम लोग सोडा एस बोलते हैं। यानी जो आपका निर्जल सोडियम कार्बोनेट है वो चूर्णित अवस्था में रहता है, यानी चूरा के रूप में रहता है, तो इसको हम लोग सोडा एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडा एस बोलते हैं, ठीक है। इसके जलीय विलयन का अगर हम लोग सांद्रण कर दें तो हमको सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसको लिख सकते हैं निर्जल यहाँ पे लिख देंगे निर्जल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्णित अवस्था में, निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्णित अवस्था में क्या होते हैं यहाँ पर, जिसे हम लोग सोडा एस बोलते हैं। तो सिंपल सा लिख सकते हो आप, निर्जल सोडियम कार्बोनेट
चूर्णित अवस्था में होता है, जिसे सोडा एस भी, यहां पे लिख देंगे सोडा एस भी कहते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा एस भी क्या बोलते हैं, यहां पर कहते हैं। अब अगर हम लोग क्या करें, इसके जलीय विलयन का क्या कर दें, सांद्रण कर दें, तो हमको सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिएगा, इसके जलीय विलयन का सांद्रण करने पर, यानी इसके जलीय विलयन का सांद्रण करने पर हमको क्या मिलता है, क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होता है। किसका, सोडियम कार्बोनेट का। तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल, ठीक है, हमको सोडियम कार्बोनेट का क्या मिलता है, क्रिस्टल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यही हमारा क्या है, इसका भौतिक गुण है। तो बहुत ज़्यादा गुण नहीं है, 3 भौतिक गुण हैं आपके। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आराम से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, पहला गुण यही है कि देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है वो सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद अगर इसको जल में विलय किया जाता है तो यह जल में विलय होकर उष्मा उत्सर्जित करता है, मतलब उष्मा को बाहर निकालता है। तीसरा ये है कि जो निर्जल सोडियम कार्बोनेट है वो चूर्णित अवस्था में होता है, जिसको हम लोग सोडा एस बोलते हैं। अगर इसके जलीय विलयन का सांद्रण कर दें तो हमको सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका रासायनिक गुण। तो देखिए इसमें रासायनिक गुण में केवल एक ही आपको गुण बताया जाता है आपकी किताब में, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपको एक ही गुण इसमें पढ़ना है, वो भी कौन सा, उष्मा का प्रभाव। बस एक ही गुण पढ़ेंगे और आपका यहाँ पर रासायनिक गुण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस यही अच्छी बात है। यहाँ लिखेंगे उष्मा का प्रभाव, उष्मा का प्रभाव। तो देखिए उष्मा के प्रभाव में क्या है कि क्रिस्टलीय जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है वो एक उत्फुल्ल यौगिक है। उत्फुल्ल यौगिक का मतलब क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनको अगर हम लोग धूप में रख देते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, तो उनमें से जल जो होता है वो अपने आप वाष्प बनकर उड़ जाता है, और वो जो पदार्थ होते हैं वो चूर्ण के रूप में यानी पाउडर के रूप में हमको मिल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं उत्फुल्ल यौगिक। ठीक है, तो जो आपका धावन सोडा है, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, वो आपका एक उत्फुल्ल यौगिक है। मतलब अगर हम आप इसको धूप में रख देंगे तो इसमें से जो जल के अणु हैं वो स्वतः ही वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, और हमको मिलता है पाउडर सफ़ेद रंग का। तो कह रहा है कि अगर हम लोग इसको हवा में रख देते हैं तो हवा में रखने के पश्चात इसके 9 ठो जल के अणु वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाते हैं। तो जब 9 ठो अणु बाहर निकल गए जल के, तो कितने अणु बचे, तो हमारे पास एक ही जल का अणु बचा। तो वही यहाँ पर हमको दर्शा देना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में या गर्म कर देते हैं, तो ये क्या होता है कि 10 ठो जल के अणु हैं, तो 10 ठो जल के अणु में से 9 ठो जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो बचेगा कितना, एक खो जल का अणु बचेगा, यानी सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पर H2O मिल गया। उसके बाद हमारा जो 9 ठो जल का अणु है वो बाहर निकल गया। तो इसका जो नाम पड़ा अब वो पड़ा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट पड़ा। यहाँ पर देखिए ये पहले था सोडियम
कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। पहले इसका नाम था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, अब इसका नाम क्या पड़ गया? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है। डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब होता है चार, पेंटा का मतलब होता है पांच। ऐसे हेक्सा, हेक्टा, ऑक्टा, फिर नॉन, फिर डेक चलता है। तो डेक यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि 10 ठो है, ठीक है। डेक 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो सोडियम कार्बोनेट, अब एक ही ठो जल बचा, एक खनी को क्या बोलते हैं? मोनो बोलते हैं। तो मोनोहाइड्रेट, और यहाँ पर क्या है? आपका जल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका निर्मित सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट है, इसको फिर से गर्म करते हैं। यानी अभी तो हम केवल धूप में रखे थे, तब ये 9 ठो जल के अणु बाहर निकल गए। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे, और जब गर्म करेंगे तो जो बचे हुए जल के अणु हैं वो भी क्या करते हैं? बाहर निकल जाते हैं, और हमको मिलता है निर्जल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब इसको लेंगे। यहाँ पर है आपका Na2CO3 इंटू H2O। इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होगा कि जो जल के अणु बचा हुआ है एक को, वो भी क्या करेगा? ऐसे बाहर निकल जाएगा। यानी जो जल का एक अणु बचा हुआ था वो भी क्या होगा? गर्म करने पर बाहर निकल जाएगा। तो ये बचा निर्जल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ये है सोडियम, उसके बाद यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, ऐसे सोडियम कार्बोनेट मोनो हाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट इसका नाम है, ठीक है। अब हम लोग इसको जब गर्म किए हैं, देखिए इसमें जल नहीं है, जल नहीं है तो ये बन गया निर्जल सोडियम कार्बोनेट। ये बन गया आपका निर्जल सोडियम कार्बोनेट, और इधर क्या बन गया? आपका जल बन गया, ठीक है। अब क्या होता है? अब ये जो आपका निर्जल सोडियम कार्बोनेट है, अगर हम लोग इसको फिर से गर्म करें, यानी और ज़्यादा गर्म करें, तो और ज़्यादा गर्म करेंगे तो लगभग 850 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तो ये क्या होगा? ये केवल और केवल पिघलेगा, लेकिन टूटेगा नहीं। तो अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं, लगभग 850 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करते हैं, तो ये आपका क्या करेगा? यहाँ पर केवल और केवल पिघलेगा, टूटेगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये किसका रासायनिक गुणधर्म था? ये था आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में भी कौन सा गुण था? उष्मा का प्रभाव, ठीक है। तो अगर हम सिंपल लहजे में आपको बताएं, यानी सिंपल लैंग्वेज में बताएं, तो कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ इतना था कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को अगर हम लोग ऐसे ही हवा में खुला छोड़ देते हैं धूप में, तो होता क्या है कि इसके जल के 9 ठो अणु बाहर निकल जाते हैं, एक अणु बचता है जल का। तो एक अणु के साथ सोडियम कार्बोनेट मिलकर क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट है, इसको और गर्म किया जाता है, और गर्म करेंगे तो जो जल का एक अणु था वो भी आपका बाहर निकल जाता है। तो बचेगा क्या? निर्जल सोडियम कार्बोनेट। और ये जो निर्जल सोडियम कार्बोनेट है, अगर इसको भी गर्म करें, ज़्यादा गर्म करें, लगभग 850 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें, तो ये केवल और केवल पिघलेगा, लेकिन टूटेगा नहीं। तो इस तरीके से हमने उष्मा का प्रभाव पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। इसको मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका उपयोग, यानी भौतिक गुण पढ़ चुके, रासायनिक गुण पढ़ चुके, बनाने की विधि पढ़ चुके। अब हम लोग लास्ट इसका पढ़ेंगे उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए उपयोग।
तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, यानी प्रयोगशाला में जो प्रयुक्त अभिकर्मक होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। दूसरा ये है कांच, कागज और बोरेक्स उद्योग में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला ये है, दूसरा कांच, कागज तथा बोरेक्स उद्योग में, यानी कांच, कागज और बोरेक्स उद्योग में इसका यूज किया जाता है। तीसरा है पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में, यानी पेट्रोलियम शोधन और धातु शोधन में, यानी जो जमीन से पेट्रोल निकाला जाता है वो ऐसे पेट्रोल नहीं होता जिनका यूज आप डायरेक्ट मोटर वाहनों में कर सको, वो ऐसा पेट्रोल नहीं होता। वो एक तरीके से क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल का मतलब ये होता है उसमें बहुत सारा कचरा वचरा सब मिला रहता है। तो बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती है, जैसे गुजरात में देखिए रिफाइनरी है, वो क्या करता है क्रूड ऑयल को लेकर उसको फिल्टर करता है, मतलब छानता है, अलग अलग करता है। तो जो सबसे प्योर पेट्रोल होता है वो आपका अलग, फिर उससे थोड़ा सा कम, फिर उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, यानी पेट्रोल बहुत बढ़िया वाला, फिर उससे थोड़ा सा कम अच्छा वाला पेट्रोल, फिर आपका डीजल, फिर आपका मिट्टी का तेल, फिर आपका धीरे धीरे वहाँ पर लास्ट जो उसका प्रोसेस होता है वो होता है आपका यहाँ पर ग्रीस, ठीक है। तो इस तरीके से पेट्रोल को क्या किया जाता है, छान कर अलग अलग करके अलग अलग तरीके से वाहनों में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में। अगला है आग बुझाने वाले यंत्रों में, इसमें किया जाएगा आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका यूज किया जाता है। अगला है जल की कठोरता को दूर करने में, पांचवा, यहाँ पे लिख देंगे जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, दूसरा है कांच, कागज और बोरेक्स के उद्योग में, तीसरा है पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में, अगला है आग बुझाने वाले यंत्रों में, और पांचवा है जल की कठोरता को दूर करने में। तो ये इसके उपयोग रहे। इनमें से कम आप 4 ठो याद करके रखिएगा, ठीक है। पेपर में अधिकतम से अधिकतम 4 पूछेगा, वो भी 2 अथवा 4 नंबर में, ठीक है। अगर पूछेगा तो, और नहीं पूछेगा तो बहुविकल्पी में यहाँ पर पूछ लेता है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। लास्ट आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि हर साल पूछा जाता है। ऐसा कोई भी साल नहीं है जहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो ये आपका परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर साल जब इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको डिटेल में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। इसी वजह से हम यहाँ पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ाने के बाद आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का जो टॉपिक है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। यहाँ पे लिख देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इसके रासायनिक नाम का। तो यहाँ पर लिख देंगे
रासायनिक नाम। रासायनिक नाम में इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये इसका क्या है? रासायनिक नाम है। ठीक है, अगर हम लोग सामान्य नाम की बात करें, सामान्य नाम इसका क्या है? तो सामान्य नाम वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके अणुसूत्र का, तो अणुसूत्र क्या हो जाएगा? अणुसूत्र में देखिए कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? CaSO4। हेमी का मतलब होता है आधा। हेमी का मतलब क्या होता है? आधा होता है। तो आधा मतलब 1/2, और हाइड्रेट का मतलब जल। ये बन गया CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको हाफ भी पढ़ते, हाफ मतलब आधा, H2O। अगर पूरा H2O रहता तो उसको मोनो पढ़ते, 2 ठो रहता डाई पढ़ते, 3 ठो रहता ट्राई पढ़ते, बट आधा है तो आधे को हेमी बोला जाता है। ये रहा इसका अणुसूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके निर्माण की विधि के बारे में। यहाँ पे देख लीजिए निर्माण विधि, यानी इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। जब हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, डाई का मतलब होता है 2 ठो जल, ठीक है, डाईहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? 2 जल उसके साथ जुड़ा रहेगा, यानी जिप्सम। सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए, जिप्सम को अगर हम लोग 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण के द्वारा वो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। ठीक है, तो सामान्यतः इसका जो निर्माण होता है वो किससे किया जाता है? जिप्सम से किया जाता है। जिप्सम को अगर हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो गर्म करने के पश्चात निर्जलीकरण होगा। निर्जलीकरण का मतलब है उसमें से जल निकलेगा। जल निकलने के बाद जो बचता है हमारा लास्ट प्रोडक्ट, वो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो यहाँ पर जिप्सम जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, देखिए कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाईहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? 2 ठो जल होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2H2O। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। ठीक है, जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा हमको जिप्सम, जिप्सम नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पर हेमीहाइड्रेट, यानी मिलेगा आपको CaSO4 इंटू हाफ H2O, यही मिलेगा। उसके बाद बचेगा क्या? बचेगा 3/2 H2O, क्योंकि देखिए 2 में से 1/2 वाला हिस्सा निकल गया, तो बचा क्या? 3/2 बचा। तो ये वाला जो आपका हिस्सा है इसी को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये आपका क्या है? जल है। और यहां पर देखिए ये क्या है? आपका जिप्सम है, जिप्सम। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर आप जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो तो गर्म करने के पश्चात प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और यहाँ पर जल आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका निर्माण की विधि देख लिया। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे रासायनिक गुण के बारे में, लास्ट में इसका यूज पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर दें, पहले इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं भौतिक गुण। ठीक है, तो भौतिक गुण क्या है आपका? यहाँ पर हेडिंग रहेगा आपका भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण में क्या है? यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो जल में विलय होता है। सिंपल सा मतलब,
जो जल में अविलेय होता है, मतलब जल में नहीं घुलता। ये आपका सफ़ेद रंग का क्या है, एक तरीके का चूर्ण है जो जल में क्या होता है, अविलेय होता है, मतलब जल में नहीं घुलता। तो बस सिंपल वही लिख देना है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो जल में अविलेय होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जल में अविलेय होता है। सिंपल सा मतलब ये है कि आप इसको देखे होंगे, जैसे अगर किसी का हाथ या पैर टूट जाता है तो हड्डी को जोड़ने के लिए ऊपर से जो प्लास्टर लगाते हैं वही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, अभी इसका जब हम लोग उपयोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो भौतिक गुण में हमने आपको बताया कि यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो जल में अविलेय होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रासायनिक गुण का। यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में क्या होगा, अगर हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध मतलब आधा, ठीक है, वो 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो होता क्या है इसमें कि हमको निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। निर्जलीय का मतलब होता है उसमें से जल आपका जा चुका रहेगा, मतलब निकल चुका रहेगा। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मृत तापित प्लास्टर, यानी जब पूरा तरीके से जल निकल जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मृत तापित प्लास्टर बोलेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमसे कहा है, पहला तो कहा है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का मतलब होता है जिप्सम, यानी जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, ये आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे और गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो होगा क्या कि हमारा जो जल है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब निर्जलीय आपका कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए मिलेगा CaSO4 इंटू नहीं प्लस 2H2O, यानी जो दो ठो जल था वो बाहर निकल गया। ठीक है, अब हमारा बात कर लेते हैं अर्ध वाले का। तो अर्ध का मतलब आधा, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगर हम देखें इसको भी गर्म करें 120 डिग्री सेल्सियस पर, अगर हम लोग इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस ये जो हाफ वाला जल है ये बहरे निकल जाएगा, यानी मिलेगा ये हाफ H2O। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, रासायनिक गुणधर्म में पहला उष्मा का प्रभाव। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे उष्मा का प्रभाव। तो इसमें उष्मा के प्रभाव में कुछ नहीं है, बस सिंपल सा मतलब ये है कि देखिए जो जिप्सम होता है अगर हम उसको 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो हमारा मिलता है निर्जल कैल्शियम सल्फेट और जल हमारा अलग हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को अगर हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर भी इसका जल बाहर निकल जाएगा, मिलेगा हमको कैल्शियम सल्फेट जो कि निर्जलीय होगा। तो इसको बोला जाता है, इन दोनों को मृत तापित प्लास्टर, ठीक है, या निर्जलीय प्लास्टर बोलते हैं। इतना बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और अगला रासायनिक गुणधर्म आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग मिटा देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे यहाँ पर उष्मा के प्रभाव में ही चीज़ें हैं। क्या है आपका कि अगर जो हमारा लास्ट में मृत तापित प्लास्टर जिसे हम लोग बोलते थे कैल्शियम सल्फेट, उसको और ज़्यादा गर्म करें। अभी तो 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही टेम्परेचर पर गर्म किए थे, लेकिन अगर हम लोग उसको
400 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर गर्म करें। यानी देखिए हमारा जो मिला था, अगर हम समीकरण एक बार फिर से लिख दें, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम लोग गर्म किए थे 120 डिग्री सेल्सियस अधिक टेम्परेचर पर, तो मिला था कैल्शियम सल्फेट प्लस जल मिला था। ठीक है, ये वाला समीकरण अभी अभी हमने लिखा था। एक और लिखा था CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको भी हम लोग गर्म कर रहे हैं, वो भी 120 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, से ज़्यादा टेम्परेचर पर। तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ जो आपका जल है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट बचा है इसको फिर से हम लोग गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो इस बार जो टेम्परेचर रखेंगे वो 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखेंगे। तो इसको गर्म कर देते हैं। यानी ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट है, अगर इसको गर्म करें 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो ये क्या करेगा आपका, ये अपघटित होगा, और अपघटित होने के पश्चात कैल्शियम ऑक्साइड देगा, उसके बाद देगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस देता है। ठीक है, देखिए ये क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, फिर क्या देगा, सल्फर है ऑक्सीजन है तो सल्फर डाइऑक्साइड देगा, उसके बाद ये देगा आपका ऑक्सीजन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये संतुलित है, तो यहाँ पर देखिए 4 ठो ऑक्सीजन होना चाहिए, यहाँ पर 2 2 4 1 5 ठो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको संतुलित करें तो 2 से हमको इस पक्ष में क्या करवा देना है, गुणा करवा देना है। 2 से जैसे गुणा करवाओगे आप तो यहाँ पर भी आपको 2 से गुणा करवाना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 2 से गुणा करवाना पड़ेगा। तो अब देखो आपके पास 4 दूना यानी 4 दूना 8 ऑक्सीजन है, इधर देखिए 2 ऑक्सीजन इधर, 2 दूना 4 ऑक्सीजन यहाँ, यहाँ 2 6 ऑक्सीजन है, तो आपको 2 से यहाँ गुणा करवा लेना है ऐसे, तो आपका 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 चौका 8 हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, 2 दूना 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन, और अगर हम लोग यहाँ पर इसको ना करवाएं तो 6 2 8 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 2 6, 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया। 2 ठो कैल्शियम होना चाहिए, 2 ठो कैल्शियम है, उसके बाद यहाँ पर 2 ठो सल्फर होना चाहिए, 2 ठो सल्फर है, मतलब हमारा समीकरण जो है वो आपका संतुलित है। ठीक है, इसको अगर हम लोग 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, ये अपघटित हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस देने लगेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर देते हैं अब इरेज, आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं आपको कि अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग जल से करवाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, जल से अभिक्रिया देख लेते हैं। यानी अगर हम लोग, दूसरा है ये, जल से अभिक्रिया, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए अगर हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये जिप्सम का निर्माण करता है, यानी जिससे मिलकर बना था उसी को फिर से ये बनाने लगता है। यानी जिप्सम से बना था, अगर हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो जिप्सम ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना बोलते हैं। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो जिप्सम बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। ठीक है, यह क्रिया जो होती है वो उष्मा छेपी होती है। उष्मा छेपी का मतलब होता है इसमें उष्मा निर्मुक्त होती है, बाहर निकलती है। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो है आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O, यही है। अगर हम लोग इसमें जल के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो जल यहाँ पर पूरा 3/2 लेना पड़ेगा, तभी ये पूर्ण संख्या में बनेगा। तो जब हम लोग अभिक्रिया करवा देंगे तो आपका बनेगा CaSO4 इंटू 2H2O, ये आपका क्या है, जिप्सम है। ठीक है, इसको लिख देंगे जिप्सम, और ये क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
और ये तो जल है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर अभिक्रिया हम लोग जल से करवा देते हैं तो जिप्सम बनता है, इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। ठीक है, तो अभिक्रिया हमारा पूरा हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में कि यहाँ इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके उपयोग के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो उपयोग में पहला उपयोग इसका देखिए, यहाँ उपयोग में पहला उपयोग क्या है कि इसका उपयोग जो है वो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। हमने आपको बताया कि जो प्लास्टर लगता है सफ़ेद सफ़ेद, वो एक्चुअल में होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इसका मतलब ये है कि इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने के लिए या प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, जोड़ने यहाँ पर के लिए, जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जब हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वहाँ किया जाता है। दूसरा ये है कि इसका उपयोग सजावटी सामानों में, मूर्तियों व खिलौनों के निर्माण में होता है। देखिए इसको क्या होता है, जैसे मूर्ति हो गया है, खिलौना हो गया, उसका नक्शा बनाकर अगर आप उसमें इसको भर देंगे और भरने के बाद कुछ समय बाद उसको हटा देंगे, यानी उसका जो सांचा रहता है हटा देंगे, तो वो आपका मूर्ति का आकार ले लेता है या खिलौने का आकार ले लेता है। तो इसका प्रयोग सजावट के सामानों यानी सजावटी सामान, कामा मूर्तियों व खिलौनों के निर्माण में। ठीक है, यहाँ पर खिलौनों के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। तीसरा क्या होता है, दंत चिकित्सा में। दंत चिकित्सा का मतलब ये है कि दांत का जो आपका भाग होता है, यानी जैसे आपका दांत खराब हो गया, आपको दूसरा दांत लगवाना है, तो आपके दांत का साइज क्या है उसको मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दंत चिकित्सा में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में। उसके बाद दीवारों को चिकना बनाने में। ठीक है, यानी दीवारों को चिकना बनाने में, दीवारों को चिकना बनाने में यानी पेंट के साथ भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और उन अलंकरण, अलंकरण का मतलब होता है आभूषण टाइप है या सजावटी सामान में भी किया जाता है। तो आप बस इतना समझिए, दंत चिकित्सा में दीवारों को चिकना बनाने में। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है, इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है, यानी आग बुझाने में किया जाता है। तो इसका प्रयोग अग्नि रोधक पदार्थ के रूप में किया जाता है, या अग्निरोधक पदार्थ में, अग्निरोधक पदार्थ के रूप में या अग्निरोधक पदार्थ में, यहाँ के रूप में लिख देते हैं, रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका यूज देख लिया।
कि पहला तो ये है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता है वहाँ पे किया जाता है। दूसरा ये है कि इसका प्रयोग सजावटी सामान, मूर्ति और खिलौने के निर्माण में किया जाता है। तीसरा, दंत चिकित्सा यानी जो आपके डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जब दांत का इलाज करते हैं, जैसे कोई नया दांत लगाना हुआ तो पुराने दांत का साइज कैसे पता चलेगा उनको, तो उसी की सहायता से यानी इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से वो लोग क्या करते हैं, आपके दांत का साइज आपको काउंट करते हैं, यानी कैसा आपका दांत रहेगा वैसे ही आपको बनाकर वो देते हैं। दीवारों को चिकना बनाने में भी किया जाता है। इसका प्रयोग अग्निरोधक पदार्थ के रूप में किया जाता है, यानी अग्निरोधक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमने आज पूरी तरीके से अम्ल, क्षार एवं लवण समाप्त कर दिया है, यानी आपका दूसरा पाठ समाप्त हो चुका है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ों को हमने लिख लिख कर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।